गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है इस समय क्लास 12 की यूनिट जो सेकंड है, जिसको हम बोल सकते हैं यूनिट 7th है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, उसका जो सेकंड चैप्टर है कौन सा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर का आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 लगाने वाले हैं। लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको बताया था कि मिसेल्सन और स्टैहल ने जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया था उसमें उन्होंने ये प्रूव किया था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव वे में होता है। तो सेमी कंजर्वेटिव वे क्या है, तो जो बच्चे नए हैं ये जो मेरा जो 6 नंबर का लेक्चर है उसको जरूर लगा लेंगे, जिससे ये लेक्चर उनको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, आज हम लोगों को जो बात करनी है वो बात करनी है कि जो एक डीएनए मॉलिक्यूल से जो दूसरा डीएनए का मॉलिक्यूल बनता है, जिसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, वो किस तरीके से होता है। यस, उसका तरीका क्या है? क्या ये भी सेमी कंजर्वेटिव वे होता है? यस, बिल्कुल होता है। तो किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है इसको हमें समझना है। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग इससे रिलेटेड कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को। चलो बच्चों, तो सबसे पहले हम थोड़ी इससे रिलेटेड क्या देख लेते हैं, इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं हिस्ट्री। सबसे पहले अगर हम बात करें डीएनए रेप्लिकेशन की, तो आपको पता यह होना चाहिए कि जो वाटसन एंड क्रिक है, उन्होंने ये कहा था कि डीएनए जो रेप्लिकेट करता है वो सेमी कंजर्वेटिव वे में करता है। कैसे करता है? सेमी कंजर्वेटिव वे में करता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसको जो प्रूव किया था वो किया था मिसेल्सन एंड स्टैहल ने। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया? मिसेल्सन एंड स्टैहल ने। इसके बाद जब हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट है, पहला फैक्ट ये कहता है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है हम इसको लिविंग मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि डीएनए ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, अर्थात अपनी डुप्लीकेट कॉपी को बना सकता है। और इस कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से जो लिविंग बीइंग्स हैं उनके अंदर एक कैपेसिटी आ जाती है कि वो अपने जैसा प्रोजेनी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि आपको पता है कि जब एक सेल से दो सेल्स बनते हैं, यस, या जब हम गैमीट्स बनाते हैं, पता है ना, जब 2n से n बनाते हैं तो वहां पर क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ना। तो आपको पता है अगर 46 क्रोमोसोम ह्यूमन के अंदर है तो गैमीट्स में कितने जाते हैं? 23 जाते हैं। तो एक्चुअली ये जो 23 क्रोमोसोम गए हैं मेल गैमीट में और फीमेल गैमीट में जो 23 गए हैं, जब ये दोनों में मिलते हैं तो फिर 46 हो जाते हैं। तो एक्चुअली ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो नई नई प्रोजेनी आती है उसको बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारा जो इनहेरिटेंस है, जो कैरेक्टर्स हैं, वो जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर होते हैं वो इसी डीएनए मॉलिक्यूल्स के द्वारा ही ट्रांसफर होते हैं। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा? पहला पॉइंट हमने देखा कि लिविंग मॉलिक्यूल डीएनए मॉलिक्यूल को इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपने आप को रिप्लिकेट्स कर सकता है, अपनी जैसी कॉपी को बना सकता है, पहला चीज। दूसरा, जो लिविंग बीइंग्स अपनी प्रोजेनी बनाते हैं उसमें इस डीएनए रेप्लिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, अगर आप सेल साइकिल देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो सेल साइकिल में जो एस फेज होती है उस एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है प्रॉपरली। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमें बात करनी है वो हमें बात करनी है कि जो रेप्लिकेशन मॉडल है डीएनए का वो कैसा है? वो सेमी कंजर्वेटिव वे है, सेमी कंजर्वेटिव वे में होता है। तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं यहां से डीएनए रेप्लिकेशन को समझना और इससे रिलेटेड वो सारे पॉइंट जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में, तो पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है अनजिपिंग और अनबाइंडिंग। मतलब क्या है? आप जानते हैं कि कोई भी सेल हो, उस सेल के अंदर आप देखेंगे कि ये क्या है? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो बहुत ही ज्यादा क्वाइल्ड, सुपर क्वाइल्ड पोजीशन में होता है, बहुत ही ज्यादा सुपर क्वाइल्ड होता है। तो जब ये सुपर क्वाइलिंग होती है तो चूंकि डीएनए का रेप्लिकेशन होना है तो ये सुपर क्वाइलिंग को पहले नॉर्मल क्वाइलिंग में आना होगा। बहुत तेजी से अगर उलझा हुआ तो पहले इसको सुलझना होगा। तो याद रखिएगा बेटा, पहला पॉइंट क्या होता है कि अगर ये सेल, याद रखिएगा, अगर ये सेल यूकैरियोटिक है, कैसी है? अगर ये सेल यूकैरियोटिक है तो ये जो डीएनए की सुपर क्वाइलिंग है, इस सुपर क्वाइलिंग से नॉर्मल क्वाइलिंग करने में, मतलब थोड़ा सा सुलझाने में जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है टोपोआइसोमेरेज एंजाइम।
क्या होता है बेटा, टोपोआइसोमेरेज एंजाइम। और अगर ये सेल प्रोकैरियोट होगी तो प्रोकैरियोट है तो आपको पता है प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होगा, लेकिन अगर सेल ये प्रोकैरियोट होगी बेटा तो प्रोकैरियोट के केस में जो सुपर कॉइल्ड डीएनए है उसको नॉर्मल कॉइलिंग में कन्वर्ट करने में जो एंजाइम काम आता है उस एंजाइम को बोलते हैं गाइरेज एंजाइम। तो आपको पहला पॉइंट क्या समझ में आया कि अगर डीएनए की सुपर कॉइलिंग है तो उसको नॉर्मल कॉइलिंग में कन्वर्ट करने के लिए अगर सेल यूकैरियोट है तो टोपोआइसोमेरेज एंजाइम, और अगर सेल प्रोकैरियोट है तो गाइरेज एंजाइम काम करेगा। पहली बात समझ में आ गई। चलिए तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर सेल क्या है, अगर सेल प्रोकैरियोट है तो वहां पर गाइरेज एंजाइम काम करेगा, और अगर सेल यूकैरियोट है तो वहां पर टोपोआइसोमेरेज काम करेगा। क्या करेगा कि जो सुपर कॉइलिंग है डीएनए की, उस सुपर कॉइलिंग को नॉर्मल कॉइलिंग में मतलब बहुत तेजी से उलझा हुआ उसको थोड़ा सा सुलझा देगा। ठीक है, ये होगी सुपर कॉइलिंग में। अब अगर हम बात करें कि जो दोनों एंजाइम है, अगर हम बात करें टोपोआइसोमेरेज एंजाइम की, तो ये वास्तव में जो आइसोमेरेज एंजाइम है बेटा, ये एक तरीका का एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का ही एक टाइप है। किसका टाइप है? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का ही टाइप है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोकैरियोट के केस में कौन सा एंजाइम होगा? गाइरेज। और ये गाइरेज एंजाइम क्या कर रहा है? यूकैरियोट्स में फॉर्म एंड इनिशिएशन और ओरिजिन पॉइंट, मतलब यही स्टार्टिंग करेगा डीएनए रिप्लिकेशंस के लिए। जो प्रॉपर माहौल है वो यही दोनों एंजाइम्स क्रिएट करेंगे, टोपोआइसोमेरेज यूकैरियोट्स के केस में और गाइरेज एंजाइम प्रोकैरियोट्स के केस में। आगे क्या होगा? आगे यह होगा कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड, अब देखिए जैसे सपोज दैट यहां पर डीएनए बहुत तरीके से सुपर कॉइल्ड था, अब डीएनए क्या हुआ, थोड़ा सा इस तरीके से सुलझ गया। अब आपको पता है डीएनए क्या होता है? डबल हेलिक्स होता है, और दोनों स्ट्रैंड के बीच में क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड आप जानते हैं ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और जी और सी के बीच में बेटा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड चूंकि यहां पर दोनों स्ट्रैंड्स को जोड़ रहे हैं, तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को जो तोड़ने का काम करेगा वो कौन करेगा? वो गाइरेज। यहां पर ये जो बॉन्ड को तोड़ने का काम करेगा वो काम करेगा हेलिकेज एंजाइम। कौन काम करेगा बेटा? हेलिकेज एंजाइम। सुपर कॉइलिंग कौन तोड़ेगा? सुपर कॉइलिंग कौन काम करेगा? टोपोआइसोमेरेज और गाइरेज। और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम कौन करेगा? हेलिकेज एंजाइम। ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि जैसे यहां पर लिखा है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको कौन तोड़ेगा? हेलिकेज एंजाइम तोड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट जरा देख लो। एक्चुअली यहां पर एक कोफैक्टर काम करता है। कौन सा वो कोफैक्टर है? यह है मैग्नीशियम आयन। ये मैग्नीशियम आयन एक कोफैक्टर की तरह काम करता है जब अनजिपिंग स्ट्रैंड में, अनजिपिंग जो स्ट्रैंड होती है, जैसे सपोज दैट ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है और डीएनए के स्ट्रैंड आपस में आपको पता है ये बेस पेयरिंग है, यस, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो अनजिपिंग का मतलब क्या है कि जब ये स्ट्रैंड ओपन होगा तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे और ये स्ट्रैंड ओपन होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अनजिपिंग करने में जो मैग्नीशियम आयन है बेटा, ये कोफैक्टर की तरह काम करता है। कोफैक्टर का मतलब आप समझते हैं। कोफैक्टर का मतलब होता है कि जब वो किसी रिएक्शंस को बढ़ा दे या घटा दे, मतलब मॉडरेट कर दे। तो मैग्नीशियम आयन का काम क्या है? मैग्नीशियम आयन कोफैक्टर की तरह काम करेगा। कहां पर? जो अनजिपिंग स्ट्रैंड्स को बनाने में। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट को बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि देखो जब ये दोनों स्ट्रैंड आपस में अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट होंगे, क्योंकि हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया? ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। तो जब ये दोनों स्ट्रैंड आपस में जब अलग हो जाएंगे तो पुनः ये आपस में रिकॉइल ना हो, इसके लिए हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन होती है जो दोनों स्ट्रैंड को पुनः रिकॉइल होने से इसको प्रिवेंट करेगी। अगर ये मान लो फिर से रिकॉइल हो जाएंगे तो जो मेहनत हेलिकेज ने करी है वो खराब हो जाएगी। तो इसके लिए जो एंजाइम है वो है, इसके लिए जो प्रोटीन है वो है हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। नेक्स्ट क्या होता है? अब देखो दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, ये दोनों स्ट्रैंड भी अनजिपिंग अवस्था में रहें, मतलब दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहें, और इसके साथ ही यहां पर एक अलग अलग स्ट्रैंड पे एसएसबी प्रोटीन काम करती है। एसएसबी प्रोटीन का मतलब होता है सिंगल
स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करती है, ये कि स्ट्रैंड में फिर से जिस तरीके से डबल हेलिक्स में लूप आते हैं वो लूप ना बनने पाए, आपस में फिर रियूनाइट ना हो, उसको रोकने का जो काम करेगा वो करेगी एसएसबी प्रोटीन, जो यहां पर मैंने लिखी हुई है। और याद रखिएगा ये जो अनजिपिंग प्रोसेस के लिए जो एल्कलाइन मीडियम का होना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर डीएनए स्ट्रैंड की अनजिपिंग होनी है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड को टूटना है, दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग रखना है, तो उसका मीडियम क्या होना चाहिए, उसका मीडियम होना चाहिए एल्कलाइन। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको मैं आपको एक सिंपल से डायग्राम से समझाता हूं, वहां पर चीजें और आपको क्लियर होंगी इन सारे पॉइंट्स को। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम यहां पे बात करें, देखो ये डीएनए का एक प्रॉपर स्ट्रैंड है, देखो ये पूरा डबल स्ट्रैंड है, ठीक है। अब ये डबल स्ट्रैंड क्या हो रहा है, यहां से खुला, यहां पर क्या हुई, इसकी अनजिपिंग हुई। जिपिंग का मतलब क्या है, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड रहा होगा पहले इसके बीच में, इसको किसने ब्रेक किया, हेलिकेज एंजाइम ने ब्रेक किया। लेकिन जब ये डीएनए सुपर कॉइलिंग की स्टेज में रहा होगा तो सुपर कॉइलिंग को तोड़ने वाला कौन सा एंजाइम है, टोपोआइसोमेरेज यूकैरियोट्स के केस में, और गाइडेज एंजाइम प्रोकैरियोट्स के केस में। अब देखो यहां पर अनजिपिंग हो गई। अनजिपिंग में सबसे पहला जो एंजाइम है जो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहा है, मैंने क्या बताया, वो एंजाइम है हमारा कौन सा, हेलिकेज एंजाइम। ये क्या करेगा, अनवाइंड करेगा पैरेंटल डबल हेलिक्स को और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट में क्या होगा कि अब ये दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, आपस में अलग हो गए। अब ये स्ट्रैंड फिर से बाइंड ना करें तो यहां पर एसएसबी प्रोटीन काम करेगी, जिसको बोलेंगे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन काम करेगी। और ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं ये दोनों स्टेबल रहे, रीयूनाइट ना करें डीएनए के, ये करेगी। तीसरा प्रोसेस में क्या होगा, तीसरा प्रोसेस में क्या होगा कि जब ये दोनों स्ट्रैंड आपस एक दूसरे से अलग हो जाएंगे बेटा और स्टेबल हो जाएंगे, दोनों रीयूनाइट नहीं करेंगे, तो अब इन दोनों स्ट्रैंड में अब यहां पर न्यूक्लियोटाइड जुड़ना स्टार्ट करेंगे और प्रॉपर तरीके से यहां पर दो स्ट्रैंड एक साथ बनेंगे। यहां पर याद रखने वाली बात क्या है कि इसका जो एक स्ट्रैंड है यहां पर 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में जो एक स्ट्रैंड बनेगा वो कंटिन्यूअस बनेगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से। मतलब यहां से लगातार 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से ये डीएनए स्ट्रैंड बनता चला जाएगा और ये रेगुलर बनेगा, कंटिन्यूअस बनेगा। तो ऐसा स्ट्रैंड जो कंटिन्यू बन रहा है, ऐसे स्ट्रैंड को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। तो ये स्ट्रैंड हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया लीडिंग स्ट्रैंड। और दूसरे यहां पर देखिए ये जो पैरेंटल स्ट्रैंड है, यहां पर सबसे पहले एक आरएनए प्राइमर आके लगेगा, एक जो प्राइमेज एंजाइम होता है वो आरएनए प्राइमर को बनाएगा और आरएनए प्राइमर यहां पर अटैच होगा। और याद रखिएगा जो दूसरे स्ट्रैंड में जो दूसरा पैरेंटल स्ट्रैंड है, यहां पर जो डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है वो टुकड़ों टुकड़ों में बन रहा है। किसमें बन रहा है, छोटे छोटे पार्ट में बन रहा है। आप देखिए छोटा पार्ट एक यहां पर है, एक छोटा सा पार्ट यहां पर है, यहां पर है। तो ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, इन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और यहां पर आप देखिए जो छोटे छोटे जो टुकड़े बन रहे हैं इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट कह रहे हैं। और ये टुकड़े बाद में लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ दिए जाएंगे, जिससे एक प्रॉपर स्ट्रैंड तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये स्ट्रैंड टुकड़ों में बना है, इसलिए ऐसे स्ट्रैंड्स को हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं बेटा, लैगिंग स्ट्रैंड। और बाद में सारे जो स्ट्रैंड है आपस में लाइगेज एंजाइम इनको आपस में जोड़ देगा, जिससे सारे टुकड़े आपस में जुड़ जाएंगे और प्रॉपर एक नया स्ट्रैंड बनके तैयार हो जाएगा। तो अगर हम इसका प्रोसेस देखें तो प्रोसेस क्या कह रहा है, प्रोसेस ये कह रहा है कि फोर्थ में क्या होगा कि जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज होता है डिसकंटिन्यूअस, जबकि लीडिंग स्ट्रैंड कैसे सिंथेसाइज हो रहा है, कंटिन्यूअस। इस पॉइंट को ध्यान देना है। यस, जो प्राइमेज सिंथेसाइजेस करता है एक छोटा सा आरएनए प्राइमर्स को, देखो आरएनए प्राइमर यहां पर लग गया, यहां पर छोटा सा आरएनए प्राइमर बनेगा और यहीं से चीजें बननी स्टार्ट होंगी। और फाइनली अब जो डीएनए पॉलीमरेज है वो पूरा इस तरीके से एक छोटे छोटे स्ट्रैंड्स को बनाना स्टार्ट करेगा। और ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट हैं इन्हीं को हम बोल रहे हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बाद में लाइगेज एंजाइम इनको आपस में जोड़ देगा और फाइनली
एक लैगिंग स्टैंड इस तरीके से प्रॉपर वो तैयार हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा इनका जो फॉर्मेशन है ये 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होगा। क्लियर है? क्या लिखा हुआ है? आफ्टर द आरएनए प्राइमर इज रिप्लेस्ड बाय डीएनए बाय अनदर डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज ज्वाइंस द ओकाजाकी फ्रेगमेंट टू द ग्रोइंग स्ट्रैंड। बाद में जो आरएनए प्राइमर है यहां से अलग हो जाता है और फाइनली लाइगेज एंजाइम फिर क्या करता है, सारे छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ देता है और एक नया स्ट्रैंड बना देता है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा यहां पर ये समझने वाली बात है बेटा कि यहां पर जो लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है वो कभी भी इस पॉइंट से नहीं होगा, ये हमेशा 20 से स्टार्ट होगा। तो कुछ इस तरफ से बनते जाएंगे, कुछ इस तरफ बनते जाएंगे। तो सेंटर से स्टार्ट होकर दोनों की तरफ इस तरह से एक स्टैंड करेगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर स्टैंड कंटीन्यूअस इस डायरेक्शन में बनता चला जा रहा है, इसलिए इस स्टैंड को बोलते हैं लीडिंग स्टैंड और इसको बोलते हैं लैगिंग स्टैंड। क्लियर है बच्चों? जरा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए फाइनली अगर अब हम कुछ और पॉइंट्स आपको क्लियर कर देते हैं बच्चों। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि आप याद रखिएगा कि जब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है तो आपको पता है डीएनए के जो मोनोमर होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो जब ये न्यूक्लियोटाइड आते कहां से, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वहां पर होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के केस में होते हैं। और आपको पता है न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट होता है, तो इसमें जो दो एक्स्ट्रा हैं ये फॉस्फेट जब न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है तो ये दो फॉस्फेट अलग हो जाते हैं और जब ये अलग होते हैं तो एनर्जी यील्ड करते हैं और इसी एनर्जी का यूज होता है डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में, क्योंकि जब भी कोई प्रोसेस होगा उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ये एनर्जी कहां से आती है, वो इन्हीं दो फॉस्फेट ग्रुप के अलग होने से आती है। तो ये बात यहां पर आपको याद रखना है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए एटीपी चाहिए वो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं आता बल्कि डीएनए स्वयं इसका इंतजाम कर लेता है। क्लियर है बेटा? तो ये जो एक नया पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूं, क्या पॉइंट्स कह रहा है? पहला पॉइंट तो ये है कि जो आरएनए प्राइमर आप देख रहे थे, जो आरएनए प्राइमर बना था वो आरएनए पॉलीमरेज या कैटालाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज ने इसको कैटालाइज किया था, जिसको प्राइमेज भी बोलते हैं। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया, हमेशा जो नया स्टैंड बन रहा है उसका डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन होगा। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो नए न्यूक्लियोटाइड्स चैन में जुड़ रहे हैं वो कहां से आते हैं, न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म से आते हैं और ये न्यूक्लियोप्लाज्म में ये जो न्यूक्लियोटाइड जो प्रेजेंट होते हैं वो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जनरली आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती है, एक होता है फास्फेट, दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेस और तीसरा होता है सुगर। फास्फेट आपको पता है 1 फास्फेट ग्रुप होता है, लेकिन जब ये न्यूक्लियोप्लाज्म में ये स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का तो ये ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं। तो यहां पर जो 2 फास्फेट के ग्रुप हैं जब न्यूक्लियोटाइड डीएनए में जुड़ता है तो ये 2 फास्फेट के ग्रुप अलग हो जाते हैं और जब ये फास्फेट के ग्रुप अलग होते हैं तो इस प्रोसेस से एनर्जी निकलती है और इसी एनर्जी का यूज डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में डीएनए करता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन होता है तो जो 2 फास्फेट के ग्रुप हैं सभी न्यूक्लियोटाइड से अलग हो जाते हैं और इस प्रोसेस से एनर्जी जो निकलती है वो कंज्यूम हो जाती है डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में। इसलिए बिल्कुल क्लियर है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के एटीपी की एनर्जी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जो फॉर्मेशन होगा नए चैन का हमेशा वो 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा, जिसकी वजह से आप देखिए वहां पर एक तरफ तो एक चैन आपकी कंटिन्यू बनेगी जिसको हम बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड और एक बनेगी डिसकंटिन्यू जिसको हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लैगिंग स्ट्रैंड। यस, और ये क्या कह रहा है कि जो सेकंड चैन बनती है जिसको हम लैगिंग चैन बोलते हैं, एक्चुअली ये बनती है सेंटर से एंड नॉट फ्रॉम द टर्मिनल पॉइंट, इसलिए ये चैन डिसकंटिन्यूअस होती है और ये छोटे छोटे सेगमेंट्स की बनी होती है। इन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट एंड दिस discontinuous chain is termed as lagging strand। क्लियर है बच्चों? लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड। क्लियर है पॉइंट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। चलो
एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले क्या किया, हेलिकेज एंजाइम ने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, जिससे दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए। जब ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे तो ये दोनों स्ट्रैंड प्रॉपर तरीके से स्टेबल रहें, फिर से रीयूनाइट ना करें, तो यहाँ पर एसएसबी प्रोटीन काम करेगी, जिसको बोलेंगे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। वो दोनों स्ट्रैंड को आपस में जो है रीयूनाइट नहीं होने देगी। थर्ड पॉइंट में क्या होगा, जो लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा वो 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में बन रहा है, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा और कंटीन्यूअस बनेगा। किसकी मदद से, डीएनए पॉलीमरेज की मदद से। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो लैगिंग स्ट्रैंड बन रहा है वो टुकड़ों में बनेगा और स्टार्टिंग इसकी आरएनए प्राइमर से होगी। आरएनए प्राइमर इस स्ट्रैंड के बीच में लगेगा और इधर भी स्ट्रैंड बनेंगे टुकड़ों के फॉर्म में और इधर भी बनेंगे। बाद में क्या होगा कि लाइगेज एंजाइम इन टुकड़ों को आपस में जोड़ देगा और एक नया स्ट्रैंड यहाँ पर तैयार हो जाएगा। और ये जो स्ट्रैंड जो डिसकंटिन्यूअस बना है, इस स्ट्रैंड को बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, और जो कंटिन्यू बना है इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। और जो एंजाइम काम कर रहा है वो काम कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। बाद में ये आरएनए प्राइमर यहाँ से अलग हो जाता है और फाइनली जो लाइगेज एंजाइम है इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ देगा, जिसको हम बोलेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट, और फाइनली हमारा एक डीएनए का मॉलिक्यूल्स तैयार हो जाएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो बेटा आता है आरएनए प्राइमर और एक वर्ड होता है डीएनए प्राइमर। जरा दोनों में अंतर आप देख लो तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो बच्चों, जो डीएनए प्राइमर है एक्चुअली इसका यूज हम पीसीआर टेक्निक में करते हैं। यस, पीसीआर टेक्निक करते हैं। जबकि जो आरएनए प्राइमर है, जो प्राइमेज एंजाइम के द्वारा बन रहा है, ये एक्चुअली मेन इंग्रेडिएंट है डीएनए के रेप्लिकेशन पे। तो ये बात आपको याद रखनी बच्चों कि डीएनए प्राइमर अलग है और आरएनए प्राइमर अलग है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। और अगर बच्चों आप लगातार मेरे ऐसे ही लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो सिंपल सा प्रोसेस है, आप गूगल प्ले स्टोर में जाके हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऐप है DNCMI एजुकेशन केविन मीडिया के नाम से। सेकंड, अगर ये लेक्चर अभी आप YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए बच्चों, इस तरीके से सेशन को क्लोज करते हैं। जाते जाते आपको सेशन को लाइक जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई एनर्जी, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, बाय, थैंक यू।